बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आप सब इधर आए। हमारा थोड़ी टेप मत क्यों सिंध गवर्नमेंट का ट्री प्लांटेशन जो स्प्रिंग ट्री प्लांटेशन है उस सिलसिले में आज हम यहाँ YMCA में आए हैं। मैं अपने साथ कुछ मेरे सूबाई काबीना के मेंबरान भी हैं और हम सब ने दरख्त लगा के इस मुहिम में अपना हिस्सा डाला है। हमारा जो टारगेट है वो हम 5 करोड़ 20 लाख दरख्त इस कैंपेन में लगाएंगे, जिसमें 4 करोड़ दरख्त फॉरेस्ट में होंगे और 1 करोड़ 20 लाख दरख्त फॉरेस्ट से बाहर होंगे। और इसमें 25 वैरायटीज़ जो हैं, जिनमें शीशम, नीम, बबुल, यूकेलिप्टस, पारस, पीपल, जामुन, रोज़, ये सारी 25 के करीब वैरायटीज़ है जो हम डाल रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट हमेशा बहुत इम्पोर्टेंस देती है अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिनिस्टर फॉरेस्ट उसके लिए कोशा हैं। हम रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्री प्लांटेशंस इन अ डे जो हमने मैंग्रोव्स प्लांट किए हुए हैं। और ना सिर्फ रिकॉर्ड होल्ड करते हैं बल्कि अपना रिकॉर्ड खुद हमने तोड़ा था और इस वक्त हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों रिकॉर्ड हमारे पास हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपनी लीडरशिप जो कि खुद बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के बारे में, चाहे वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, सदर आसिफ अली जरदारी साहब हों, दोनों बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं कि हम अपने माहौल को बेहतर करें, एनवायरनमेंट को बेहतर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएँ उस कमेटी में। और फिर वो कमेटी की मर्ज़ी होगी और कमेटी जो भी फैसला करेगी उसके बाद असेंबली की मर्ज़ी होगी कि किस अमेंडमेंट को उन्होंने मंजूर करना है, जिसको नहीं करना है। जो मैं बात करता हूँ जिसमें बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी, वो अक्सरियत ही करेगी ना, जो भी मंजूर या नामंजूर। असेंबली की अक्सरियत चाहे जिस तरफ वोट करेगी वही मेरा फैसला हो नहीं सकता अकेले का। ये असेंबली का फैसला और असेंबली की अक्सरियत वो फैसला करेगी, लेकिन हर एक को अपना मौक़िफ़ पेश करने का पूरा मौका मिलेगा उस कमेटी के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी। और ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ। और अगर आपने असेंबली उस प्रॉपर माहौल में चलानी है जिसमें आप अपने सिफारिशात पेश करें और डिस्कशन हो और उस पर असेंबली फैसला करे, हम उसके लिए हर वक्त हर तरीके से तैयार हैं। स्ट्रीट क्राइम की आपने बात की, बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। मैंने कुछ अर्सा पहले IG साहब के साथ मशावरत से कुछ चेंजेस भी लाए थे हम, कोई हफ्ता 10 दिन हुए उन चेंजेस को। और लेकिन वो स्ट्रीट क्राइम ख़ास तौर पे पिछले दिनों में, और मुझे बड़ा अफसोस है जो समा के प्रोड्यूसर की डेथ हो गई थी, मतीन साहब की, उससे बहुत ज़्यादा अफसोस है उसका। और भी वाक़यात हुए। आज मेरा अभी इस इवेंट के बाद 4 बजे एक इजलास है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और उसमें बिल्कुल कुछ फ़ैसले लिए जाएंगे। मैं भी आपको नहीं बता सकता, इंशाल्लाह ताला वो आपको बता दिए जाएंगे जो फ़ैसले लिए जाएंगे, ताकि जो भी इसके रीज़न्स हों। मैंने कल जब या परसों गया था निसार खोड़ो साहब का फॉर्म सबमिट करने और बाकी हमारे 2 मेंबर्स का, उधर भी मुझसे ये सवाल हुआ था और मैंने यही जवाब दिया था कि एक वजह, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं इस पे बरीओ ज़बान नहीं अपने आप को या हुकूमत को कह रहा, ज़िम्मेदारी हुकूमत की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपने शहरियों को एक सेफ जो है इन्वायरमेंट देना। लेकिन जो इस वक्त मुल्क की माशी हालात है उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और पूरे पाकिस्तान में। कराची में मैं कहता हूँ हाईलाइट भी ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा हो भी रहा है तो कराची है भी, ये लोग तो कहते हैं 1 करोड़ 60 लाख, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा की आबादी का शहर है। सही है। और इस शहर के अंदर आपको दुनिया भर की और कोई और शहर, पाकिस्तान तो क्या मेरा ख्याल है दुनिया का भी ये बोस्ट नहीं कर सकता कि हर मुल्क के शहरी यहाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन है उसका भी हमें भुगतना पड़ता है, बलूचिस्तान में जो मसला हो रहा है वो भी सिंध को भुगतना पड़ता है। ये सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से यस, लेकिन हम पहले भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हमने किया है। इस शहर को जब छठा सबसे 6 मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता था, तब भी हमने उस पर स्टेप्स लिए और अब वो 125 से 130 हो गया था। अभी जो हालिया वाक़यात हुए उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी और वो एक्शन, अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है उनको सज़ा दी जाए। सबसे पहले
एपेक्स कमेटी तो पूरे मुल्क में बनी थी ना, बनी क्यों थी? नेशनल इलेक्शन। अब आप लोग सवाल तो कर देते हो, मैं बहुत माजरत के साथ बैकग्राउंड देखते नहीं हो। बनी क्यों थी एपेक्स कमेटी? नेशनल इलेक्शन प्लान बनाया था 20 नुकाती, उसके तहत उन्होंने कहा कि सूबे एपेक्स कमेटी बनाए। सिंध सूबे ने 26 मीटिंग्स एपेक्स कमेटी की, किसी और सूबे ने नहीं की। तो आप उसको मरहूम कहो, जो कुछ भी कहो, लेकिन अगर हम मरहूम हैं तो उनके इधर मरहूम हो गए हैं तो उनका बरसियां हो चुकी है कहीं। एक सेकंड, मैं खत्म, बरसियां कहीं गुजर चुकी हैं उनकी, लेकिन मैं किसी को नहीं कहूँगा। और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हुकूमत ने अपना पूरा व्यू चेंज कर दिया, उसको 20 से घटा के 14 किया, सूबों को बिल्कुल निकाल दिया तकरीबन। ये सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो एपेक्स कमेटी का निज़ाम ही थोड़ा वीकर हो गया। उसके बावजूद पिछली एपेक्स कमेटी हुए, उसके 3-4 महीने हुए, और हम जल्द करेंगे इन चीज़ों के लिए भी। और इवन अदरवाइज एपेक्स कमेटी बनी थी नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात के लिए। उन 20 नुकात में स्ट्रीट क्राइम कहीं नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम ये चीज़ें भी डिस्कस करते थे इन चीज़ों में। सबसे पहले तो हमारा लॉन्ग मार्च बहुत पहले से अनाउंस हमने कर दिया था। चेयरमैन साहब ने 2 महीने पहले बताया था कि मैं जाऊंगा लॉन्ग मार्च पे इंशाल्लाह ताला। और मैंने इस लॉन्ग मार्च की वजूहत जो है, ऑब्जेक्टिव जो भी कई बार बताएं, ये कहना कि मुझसे हमसे सवाल ये होता है कि हुकूमत गिर जाएगी आपके लॉन्ग मार्च से। इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए हम जो लोगों के मसले हैं, जिसमें मैंने हमारे अपने सिंध सूबे के लोगों के मसले हैं वो भी बताएं, जिनमें आपने एक जिक्र किया कि कालाबाग डैम को दोबारा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे अभी पता पक्का नहीं है, मैंने टीवी पे एक टिकर ज़रूर सुना था एक शख्स का, जिसका नहीं भाई, एक सिंध के शख्स का मैंने एक देखा था कि कहा गया था कि कंसेंसस पैदा करेंंगे। पहले भी किया था मुशर्रफ के दौर। ये कंसेंसस पैदा नहीं होगा भाई। 3 असेंबलियाँ इसके खिलाफ वोट दे, हमारी असेंबली 3 बार एटलीस्ट कर चुकी है इसके खिलाफ रेजोल्यूशन। मैं ख़त्म कर लूँ, ये सवाल है। इसके अलावा हमारे जो और इश्यूज़ हैं, मैंने आपसे जिक्र किया था, मेरी फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनके जवाब का। आज मेरी उनसे दोबारा हमारी कॉल्स मिस हुई हैं 1-2, कि जो 32 अरब रुपए काटे हैं उसका क्या जवाब देते हैं वो। हमारे अफसरों के साथ नहीं, सिंध में गवर्नेंस के ख़िलाफ़ जो तरीक़ाकार इख्तियार किए जा रहे हैं, आपके कैश के जो मसाइल हैं, इम्तियाज़ शेख साहब खड़े हैं साथ, जो आर्टिकल 158 है उसमें ऑनरेबल जज ने सिंध हाई कोर्ट में कहा है कि जी आप जो MDSSGC से थे, कहते कि आप होते कौन है आइन की इनराफी करने वाले, और उन्होंने फेडरल सेक्रेटरी को बुलाया। जो महंगाई का तूफ़ान, जो बेरोज़गारी इस मुल्क में हो गई है, इन सब को लेके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लोगों के पास जा रहे हैं ताकि वो पैगाम लोगों को पहुंचाएं अपना, और लोगों से सुने। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो इस वक्त हमारा मसला ये हो गया है, एक तरफ ये 12 रुपये पेट्रोल महंगा कर देते, दूसरी तरफ एक और कार्रवाई डाल देते। मैं ये नहीं कहता किसी साफ़ी को पकड़ के मार कूट कर देते हैं, आपकी पूरी मीडिया लग जाती है उसके पीछे। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो असल मसाइल हैं इस मुल्क के, वो लेके लोगों के पास जा रहे हैं ताकि आप, यानी मीडिया, और मैं मीडिया से मैंने सारे लोगों से मुलाकात भी की थी, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कोई पर्सनल ये इक़्तिदार लेने के लिए नहीं है कि जी हमें हुकूमत चाहिए। हमें ये लोगों के मसाइल आगाह करने, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान नियाज़ी साहब ये मसले हल करने के काबिल नहीं है, और यही पैगाम हम लेके जा रहे हैं कि इमरान खान नियाज़ी साहब को हटना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर पैगाम है, बहुत बार कोशिश हो चुकी और ये नहीं होगा। मैंने कोई धांधली नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं, मुझे और मेहनत करने की जज्बा पैदा होता है इस चीज़ों से। अगर मुझे पहले नंबर पे कर दें शायद मैं थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाऊं, कंप्लेसेंट यानी मैं सुस्त हो जाऊं, ढीला हो जाऊं। ये तो अच्छी बात है यार, मुझे चौथे नंबर पे किया है, मुझे पहले पे पहुंचना है। अगर नहीं करेंगे तो खैर है, मैं वैसे ही काम करता रहूँगा, तो वो नंबर को छोड़े। आज मैंने एक पुलिस से कहा है कि अपने तजावीज़ लेके आएँ, और जो भी इस करंट सूरत हाल में हैं उनके तजावीज़ वो लेके सामने पेश करें, और हम देखें आज क्या फ़ैसले होते हैं उस सिलसिले में।
मैंने कहा कि इस पे स्टेप्स हमने लिए हैं। एक बड़ी आबादी का शहर है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, हमारी ज़िम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह ताला कुछ लीड्स हैं मरहूम अज़हर मतीन साहब के कत्ल के हवाले से, और बाकी भी हमारे पास है पुलिस ने। और मैं ये पूरा रिकॉर्ड भी पेश करूँगा जो हुए हैं स्ट्रीट क्राइम्स, बहुत सारे पकड़े भी हैं, बहुत सारे, कुछ जो आउटस्टैंडिंग होंगे इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे, लेकिन बेबस नहीं है, इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। मैंने उसके ऊपर डाला नहीं है, मैंने कहा एक फैक्टर है, और मैंने उसके साथ साथ देखिए फिर कहेंगे नाराज़ हो गया आपके सवाल पे। मैं नाराज़ नहीं हो रहा हूँ, मैं बड़ा हंस हंस के बता रहा हूँ कि आप मेरे सवाल को ट्विस्ट ना करें, मेरे जवाब को ट्विस्ट ना करें। मैंने कहा ये मकसद है। उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि मैं बरीउज़्ज़मा नहीं हूँ, हुकूमत बरीउज़्ज़मा नहीं है, वो पुलिस बरीउज़्ज़मा नहीं है इस चीज़ से। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के, इस शहर के, इस सूबे के लोगों को एक सेफ इन्वायरमेंट दें। उसके काउंटर उसके भी बहुत थे ना, अब ये करना कि उसके फ़ायदा था, उससे और मसाइल बहुत क्रिएट हो गए थे, इसलिए वो सब चीज़ें देख के और उस पर जवाब। मेरे भाई देखें, हम चाहते क्या हैं, हम क्या चाहते हैं कि आवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचे कि असल मसला ये है। असल मसला ये नहीं है कि किसी ने टीवी पे ये कह दिया और उसको पकड़ के अंदर कर दो और कानून चेंज कर दो। एक रिग्रेसिव, पता नहीं आप लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होते अभी इस टाइप के रिग्रेसिव कानून। मैं ख़त्म कर लूँ ना बात, एक सेकंड। असल मसला हम आवाम को ये बताने जा रहे हैं और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि इमरान खान से ये मसले हल नहीं होंगे, उसके बस के बाहर है। ये मैसेज है भाई। आपने जवाब दिया, क्या लेके जाएंगे हम आवाम के पास? 2008 में भी गए, 2013 में भी गए, 2018 में भी गए। हम आवाम के पास अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पे गए। इस दफ़े भी हमारी परफॉर्मेंस फेडरल गवर्नमेंट बाकी तीनों सूबों से बहुत बेहतर है, और हमारी आवाम जानती है, सिंध की आवाम जानती है। इंशाअल्लाह ताला जब हम इलेक्शन में जाएंगे, हम 2018 से भी ज़्यादा सीटें और वोट लेके आगे जाएंगे। मैं भी इधर, आप भी इधर, आपसे ये बात हो जाएगी बाद में। अच्छा, आपने 3 केसेस की बात की, मुझे बड़े अनप्लेजेंट 3 वाक़यात हुए, नहीं होने चाहिए थे। नाज़िम जोखियो मरहूम का मर्डर, उस मर्डर में सिंध हुकूमत, आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स, कहीं और ऐसा होता है? सिंध हुकूमत को ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी को ह्यूमन राइट्स में इसको रेस करने की। मैं बताता हूँ क्यों। पहले दिन FIR कटी, उन्होंने नॉमिनेट किया एक सिटिंग सूबाई असेंबली के मेंबर को, उसने सरेंडर किया, वो अभी तक जेल में है। कभी ऐसा नहीं होता कि जो मतलब ऐसा होता नहीं है कि विक्टिम या कि एक पार्टी से पूछा जाए कि बताओ तुम्हें इंक्वायरी किससे करानी है। लेकिन इस चीज़ की इम्पोर्टेंस देखते हुए सिंध हुकूमत ने कहा उनसे नॉमिनेटेड उनके लोग हैं अफसर जिन्होंने इंक्वायरी की है। और क्यों ह्यूमन राइट्स के पास कोई जाएगा जब हम सब कर रहे हैं? अगर मैं कह रहा हूँ कत्ल होना बहुत जो गलत बात है, ये उधर गए हैं, उनकी इंक्वायरी हो रही है। एक MNA बाद में नॉमिनेट हुआ, वो एब्सकॉन्ड कर गया, नहीं है मुल्क में जहाँ तक मुझे पता है। कई ऐसे केसेस होते हैं जो लोग एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, उस पर आप सिंध हुकूमत इस वक्त कितने एब्सकॉन्डर्स हैं ज़रा टोटल हिसाब लगा लीजिएगा। दूसरा केस जो हुआ कंबर शहदाद कोर्ट में, अनफॉर्चुनेट, एक ज़मीन का तनाज़े होते हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट, उसमें एक खातून की जान गई। अगेन एक सिटिंग MP है, उसके वालिद को उन्होंने नॉमिनेट किया, उसको FIR में नॉमिनेट किया गया। उस शख्स की 4 दिन पहले इंतकाल हो गया जिसको नॉमिनेट किया गया था, और उसकी तबीयत, जवाब जो थे जो लोग कंप्लेनेंट थे, उन्होंने कहा जी फलाने आदमी को हमने नॉमिनेट करना है। हुकूमत थी ना, ह्यूमन राइट्स तो तब होता ना जब हम कहते नहीं करते नॉमिनेट। तो ह्यूमन राइट्स का ख्याल हमसे ज़्यादा कौन रखेगा? हम वो नॉमिनेट हुए, और उनकी, मैं मरहूम से, मैं कल दुआ के लिए भी गया था उनके पास, और मरहूम से मेरी मुलाकात हुई है उनकी। अगर आप लोगों की किसी की मुलाकात हुई जब वो हयात थे, तो उनकी बिल्ड से, उनकी तबीयत से, उनकी सेहत से आप अंदाज़ा लगा सकते थे। वो भी नहीं छोड़ा हमने, इसलिए उन लोगों ने कहा कि नॉमिनेट करो। आप कह रहे ह्यूमन राइट्स। आज 3रा वाक़या, अगेन अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए था। 6 लोग शहीद हुए, उधर कत्ल हुए, एक पुलिस वाला कत्ल हुआ। अगेन ज़मीन का झगड़ा, ज़मीन के झगड़े होते हैं,
ये झगड़े होते हैं, पहली बार नहीं हुआ कभी। उधर भी ज़बरदस्ती जो शख्स न मौके पे मौजूद है, जिस शख्स के भाई की डेथ 2 दिन पहले हुई है और वो जो है फातिहा लेने के लिए बैठा हुआ है अपने गांव में, उसके लिए कहते हैं कि इसका नाम दो। और एंड में आप सबको पता है एफआईआर उन्होंने फिर कराई, एफआईआर हुई। बाकी जो लोगों पे हमने कहा जी गलत एफआईआर, इसका आपका कोई नाम दे दे तो ऐसी हुकूमत अगर ना करे तो ह्यूमन राइट्स का इशू बन जाएगा। एफआईआर नहीं हुई। झगड़ा किस चीज़ पे था कि किसी अलिफ ने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था, तो फिर इस अलिफ से ज़मीन लिखवा क्यों ली आपने? ज़मीन जो है वो किसी के कहा कि मैं कहता हूँ आपने मेरी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, और जब हमारा तस्वीर होता है तो आप वो ज़मीन मुझे लिख के देते, यानी आपके खाते में थी। ये सारी चीज़ें देखिए, ह्यूमन राइट्स। अब उसी केस के अंदर 3 एफआईआर्स हुई हैं। एक जरदारियों के खिलाफ काटी है जिसमें जो नॉमिनेट किया उन्होंने उसको रखा गया है। एमपीए ना उधर मौजूद था, ना एमपीए को कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती और वो उन्होंने माना। फिर आपके दूसरी एफआईआर 2 भंड कम्युनिटी के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर काटी है, उसका तो कोई जिक्र नहीं करता यार। तीसरी एफआईआर फिर पुलिस ने कटवाई है जो हमारे एएसआई शहीद हुए। तो हर केस को बहुत मैं कहता हूँ ये ऐसे वाक़े होने नहीं चाहिए, लेकिन सिंध हुकूमत इंसाफ को देखती है। सिंध हुकूमत हर तरीके से आप लोग उसको जैसे भी आप वो उठाना चाहें, मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोगों को इस पर तो बड़ा सुकून है कि वो पीका के आइन में आपको 5 साल की कैद हो जाएगी, इधर आपने कुछ गलत बात कह दी, उस पर सुकून है सारों को। सिंध हुकूमत जो है ये वायलेट कर रही हो। यार हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ यस क्राइम होता है, क्राइम अगर होता है उस पर हुकूमत हर वक्त प्रॉपर एक्शन लेती है। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है यार वो भी तो थोड़ा बताओ। ये 32 अरब रुपए काट लिए, ये भी तो थोड़ा लिखो ना। एक दिन मैंने कह दिया वो लगा दिया, अपनी एनालिसिस आप लोग कर लो ना भाई। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होती है? जो 158 आर्टिकल 158 उसको कोई पढ़ ले और फिर एमडी सुई गैस कह के 15% गैस सिंध की काट के मैं उधर दे रहा हूँ, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, उसकी सजा क्या है? आर्टिकल 6। वो कोई लिखे ना यार। आप लोग, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ। तीसरा जो पानी का इशू है वो हमारे साथ कालाबाग डैम की अभी इधर बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई आप लोग भी हमारे कुछ और हमेशा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा क्या कहते हैं ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। जब उन्हें ज़रूरत होती ना कि आप जो जुल्म हो रहा है लोगों के साथ वो ना दिखाएं, कोई और इंसिडेंट कर देते और आप लोग बड़ी मासूमियत से उनके पीछे चल पड़ते। मैं माजरत के साथ आप लोगों से बहुत पुराना ताल्लुक़ है तो इस तरीके से बात कर सकता हूँ।